हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। अभी कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि बिहार में जातिगत आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ा के 65% कर दिया गया था। और उसके कुछ महीने पहले बिहार में जातिगत जनगणना के डेटा आए थे। और जातिगत जनगणना के बाद जो जानकारी मिली थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसमें बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को मिलाकर जो आबादी बताई गई थी उसकी आबादी थी 63%। 63% पॉपुलेशन बैकवर्ड क्लास का पाया गया, SC ST की आबादी अलग से। इसके बाद बिहार में रिजर्वेशन की पॉलिसी में बड़े चेंज लाए गए और रिजर्वेशन की जो लिमिट है उसको बढ़ा के 65% कर दिया गया। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उसे भंग कर दिया। उन्होंने इंदिरा साहनी केस का बेस बताया कि जो रिजर्वेशन है वो 50% की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। अब देखा है तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। अब देखते हैं, इसमें क्रम जानेंगे बेसिकली क्या क्या है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि बिहार में यदि 65% आरक्षण लागू करना है तो उसके लिए 9th शेड्यूल की चर्चा हो रही है। तो 9th शेड्यूल में क्या क्या हो सकता है वो हम जानेंगे। लेकिन साथ में इसमें पूरी दुनिया में बांग्लादेश के आरक्षण की भी चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश में किस तरह से आरक्षण के विरोध में बड़े दंगे हुए और उसके बाद वहां की अदालत ने पूरे आरक्षण को ही भंग कर दिया। तो क्या भारत में इस तरह से आंदोलन हो सकते हैं क्या, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, इसको भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है एज ऑफ नाउ देखते हैं बिहार आरक्षण मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। तो यदि हम बात करें तो पटना उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों ही, कुछ दिनों पहले, बिहार का जो 65% आरक्षण है उसको रद्द कर दिया था। और फिर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लगाने से मना कर दिया। हालांकि सितंबर में अगली सुनवाई होने वाली है, तो उसमें क्या होगा वो आने वाला कल बताएगा। नाउ यहां पर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ बताई जा रही है उसमें यह बताई जा रही है कि ना तो इसमें जनगणना का आधार है, ना ही संवैधानिक मान्यता है। सबसे बड़ा बिहार के 65% आरक्षण में रोड़ा यही है कि ना तो जनगणना का आधार है। चूंकि आपको पता होना चाहिए जो सेंसस है वो सेंटर का यूनियन लिस्ट में आता है। अब बिहार सरकार ने जनगणना जरूर कराई है, लेकिन वो जनगणना जो है वो कास्ट सर्वे के फॉर्म में थी और बेसिकली उसको आधार नहीं बनाया सकता, बिकॉज उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो नहीं है। वो सिर्फ एक रेफरेंस के फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसको फाउंडेशन के रूप में, आधार के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और केंद्र सरकार की जब हम बात करते हैं, केंद्र सरकार कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा रही है, तो आप लोगों को पता ही है कि 2021 में सर्वे होने वाले थे, सेंसस होने वाले थे, लेकिन केंद्र सरकार उसको टालमटोल कर रही है। और इस बार भी शायद इस साल भी होने की संभावना कम है, क्योंकि उन्होंने कोई उसमें अभी कठोर, मतलब खास जो फैसले लेने चाहिए थे वो फैसले अभी तक नहीं लिए हैं। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पे ना संवैधानिक मान्यता। अब संवैधानिक मान्यता की बात करें तो संवैधानिक मान्यता, या तो दूसरा प्रोविजन ये है, संवैधानिक मान्यता यदि आप लाना चाहते हैं तो जैसे तमिलनाडु में जो 69% रिजर्वेशन है, 69% आरक्षण है, उसको 9th शेड्यूल में रखा गया है। तो चाहे आप इसको भी 9th शेड्यूल में यदि आप रख देते हो तो संवैधानिक मान्यता आपको मिल सकती है। तो ये प्रोविजन चूंकि मिसिंग है और इसके चलते बिहार में बढ़े हुए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई खास स्टेप नहीं लिया। अब देखते हैं, इसे समझते हैं बेसिकली क्या क्या मामले हैं। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण चीज डिस्कस की जा रही थी कि नीतीश कुमार भी, चूंकि एज ऑफ नो केंद्र सरकार में नीतीश कुमार का इस समय बड़ा रोल है, बड़ा कद है। दो ही लोगों का नाम चल रहा है इसमें पूरे देश में, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं नीतीश कुमार। जो केंद्र की सरकार जो बची हुई है उसमें इन दो का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो नीतीश कुमार से उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार शायद केंद्र सरकार पर दबाव डालें कि जो 65% कोटा का जो प्रोविजन है उसको 9th शेड्यूल में रख दिया जाए। 9th शेड्यूल जो आमतौर पे हम लोग चर्चा करते हैं उसमें ये होता है कि 9th शेड्यूल में यदि कोई चीज़ डल जाती है तो वहां पर उसमें सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू नहीं कर सकता। अब देखो, ये आमतौर पे ऐसी हम लोग मानते हैं, लेकिन 9th शेड्यूल के बारे में भी कुछ फैसले लाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उसके पे एक नज़र डालते हैं। तो केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि उसमें कोई भी बदलाव किए जाएंगे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में तो हम उसे रिव्यू करेंगे।
वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का एक केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया था कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जो भी बदलाव किए गए थे वो वैलिड हैं, उसमें हम रिव्यू नहीं करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। बट उसके बाद जो भी बदलाव किए गए हैं उस पर चैलेंज किया जा सकता है। मतलब यहां पर यह भी सवाल उठता है कि 9th शेड्यूल में यदि आपने 1973 के पहले यदि ऐड कर दिया है तो उसको हम रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन 1973 के बाद यदि आपने ऐड किया है तो उसे रिव्यू किया सकता है। फिर यहां पर देखेंगे IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें भी बेसिकली देखा जाए तो यही चीज़ें कही गई हैं प्रॉपर तरीके से। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि 9th शेड्यूल को भी यहाँ पर रिव्यू किया सकता है। जिन मामलों को अपहेल्ड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको दोबारा से रिव्यू नहीं किया जाएगा। इसमें लिखा भी इन फ्यूचर इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड अगेन, लेकिन जिनको रिव्यू नहीं किया गया है उसको रिव्यू किया सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो 9th शेड्यूल में जो हम लोग मानते हैं कि कंप्लीट फुल आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, ऐसी संभावना कम है, सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू कर सकता है। लेकिन यदि आप सेंसस का आधार देते हो, चूंकि सेंसस यूनियन लिस्ट में होता है, सेंसस का आधार देते हो और सेंसस में भी जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होगा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में डेटा रखा जाएगा कि ओबीसी कितनी आबादी है और उसका इतना ही रिप्रेजेंटेशन है, उसको इतना ही प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, तो उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट को भी वहां पर उस हिसाब से वर्डिक्ट देनी पड़ेगी, तो वो वहां पे फाउंडेशन बन सकता है। लेकिन चूंकि एज आप नो हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ नहीं है, और जब वो हुआ नहीं तो उस बेसिस से बेसिकली यहां पर और मामला गंभीर हो सकता है। तो इसका सलूशन केवल एक ही मात्र है कि आप देश में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराओ, तभी जाकर चीजें सही डायरेक्शन में, सही पटरी में आ सकती है। अब इसके पहले की बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा, बिहार असेंबली ने 65% कोटा का जो रिजोल्यूशन है उसको पास किया था, इस बिल को पास किया था। अब यूनिनिमसली ऐसी चीज़ें पास होती हैं, उसमें कोई अपोज तो नहीं करेगा, बिकॉज हर एक पार्टी को ओबीसी का वोट चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है। अब देखा जाए तो उस समय हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि बिहार कास्ट सर्वे जारी हो गया है, और बिहार कास्ट सर्वे में यदि आप देखेंगे कि बैकवर्ड क्लास की 27% आबादी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की 36% है। इन दोनों के यदि आप मिला दीजिए तो 63% आबादी वहां पे बैकवर्ड क्लास की है। फिर शेड्यूल कास्ट 19.65% है, शेड्यूल ट्राइब 1.6% है। तो यहां पर देखा जाए तो इस तरह से यहां डेटा है। अनरिजर्व कैटेगरी की जो आबादी वहां पर है वो मात्र 15.5% है। तो इसके चलते 65% जो है जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया था। हालांकि ईडब्ल्यूएस भी 10% है। अब ईडब्ल्यूएस के बारे में इसलिए चर्चा कम होती है क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए ही बेसिकली होता है, जिसकी 8 लाख से कम की इनकम, फैमिली इनकम दिखाई जाती है। अब देखो हमारे यहाँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है, इसको बेसिकली कोई भी पा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा है कि किस तरह से ईडब्ल्यूएस के, हालांकि उस पर हम वीडियो बनाएंगे भी, लेकिन किस तरह से ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को पाने के लिए स्कैम चल रहे हैं। लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पाने के लिए पूरी अपनी सिस्टम ही चेंज कर देते हैं। अभी हमने देखा है कुछ सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पाने के लिए अपनी लीव विदाउट पे लगा दिया, LWP लगा दिया। LWP लगाने के बाद में उनकी इनकम कम हो गई, और उसके बाद एक क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर जो कि ऑलरेडी सिविल सर्वेंट है, उसने फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रैंक बढ़ाई। तो देखा जाए तो यहां पे एज ऑफ नो हमारे देश में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एज ऑफ नो एक बड़े स्कैम के रूप में चल रहा है। और यहां पे सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि यहां पे सिर्फ 1 साल का ही मांगते हैं, तो 1 साल वो मैनेज करना किसी तरह से बड़ा आसान है। ओबीसी रिजर्वेशन में तो ये भी कंडीशन है, यदि आपके फादर क्लास 1 क्लास 2 हैं तो उस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा, है ना। फादर यदि क्लास 1 में है या मदर फादर दोनों क्लास 2 में है तो उस कंडीशन में आपको ओबीसी नॉन क्रिमिनल मिल ही नहीं सकता। लेकिन ईडब्ल्यूएस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके माँ बाप दोनों LWP लगा दें 1 साल के लिए, और आप भी यदि सिविल सर्वेंट हैं, आप भी लीव विदाउट पे लगा दें, तो उस कंडीशन में आपको बड़े आराम से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल सकता है। और हमारे देश से मिला है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करेंगे उसके साथ में अगले वीडियो में। तो यहां पे देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस देखा जाए तो हमारे देश में किसी को मिल सकता है। तो एज ऑफ नो हमारे देश में ऑलरेडी 10% आरक्षण जो है अनरिजर्व कैटेगरी को मिला हुआ है ईडब्ल्यूएस के नाम पे। अब देखा जाए तो हमारे देश में ये चीजें चल रही हैं। अब यदि बिहार की बात करें तो बिहार में जो 65% आरक्षण लाया गया था, उसमें पहले 16% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को था, उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया। शेड्यूल ट्राइब का पहले 1% आरक्षण था, उसको बढ़ा के 2% कर दिया गया। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण था पहले 18%, उसको बढ़ा के 25% कर दिया गया।
अदर बैकवर्ड क्लास का आरक्षण 15 था, उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया, और इस तरह कास्ट बेस्ड आरक्षण वहां बढ़ के 65% हो गया। तो ये रहा बिहार के आरक्षण की पूरी गणित। आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे। नाउ सबसे बड़ा सवाल यहां पर एज ऑफ नो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में कोalition में है, बिहार सरकार के साथ में है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी नेता ने क्या कहा, ये काफ़ी चर्चा में है। तो प्रेम रंजन पटेल हैं वहाँ पर, बिहार के बड़े नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सरकार अध्ययन कर रही है, आगे इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए और इस आरक्षण के तहत सामाजिक अधिकार जिसका बनता है उस पर काम किया जाएगा, इसको सरकार देख रही है। इस आरक्षण को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर आगे सरकार काम करेगी। विपक्ष का कहना है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला जा रहा है। इसको लेकर प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि आज तक विपक्ष ने दबे कुचले, पिछड़े और कमजोर को आरक्षण दिया नहीं। विपक्ष ने इन लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया है। हमारी सरकार इन तमाम वर्गों का ख्याल रखती है। डबल इंजन की सरकार देने वाली सरकार है और विपक्ष के लोग सिर्फ बोलने वाले हैं। हालांकि बीजेपी नेता का ये जो बयान है कि विपक्ष कुछ नहीं करता, भाई ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है, तो इसके लिए बीजेपी ने क्या प्रयास किए हैं, इसके बारे में भी प्रेम रंजन पटेल जी को बोलना चाहिए। एनीवे, वो एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे कि ओबीसी आरक्षण जो 27% मिला है उसमें किन नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। नाउ यहां पे एक और डिस्कशन बड़ी चर्चा में है कि क्या अन्य राज्यों में भी ये 50% से अधिक आरक्षण मिल रहा है। तो सभी को तमिलनाडु का पता है कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण एज ऑफ नाउ चल रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में भी एज ऑफ नाउ 58% जातिगत आरक्षण चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण जो है, यदि इसकी बात करें तो इसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रद्द करने वाले ऑर्डर को स्टे लगा दिया था, और देखा जाए तो वहां पर 58% आरक्षण एज ऑफ नो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें 32% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब को मिलता है, 12% शेड्यूल कास्ट को मिलता है और 14% वहां पर अदर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण मिलता है। इन सबको मिला के वहां पे 58% आरक्षण हो जाता है। तो एज ऑफ नो छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण चल रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण की सीमा को और बढ़ाया था, लेकिन उसे फिर बाद में बैक ऑफ कर दिया, और फिलहाल छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण की सीमा चल रही है। नाउ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन हुआ है, भारत में ऐसा आंदोलन क्यों नहीं होता। देखिए, पहली बात तो बता दें, बांग्लादेश में कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है नहीं। बांग्लादेश में जो आरक्षण मिला हुआ है, वहां पर जो कोटा चलता है, उसमें सबसे बड़ा कोटा 1971 का जो लिबरेशन स्ट्रगल था बांग्लादेश मुक्ति का, उसमें मुक्ति योद्धा एक कोटा चलता है। तो वहां पर देखा जाए तो मुक्ति योद्धा जो कोटा है, इसके खिलाफ में लोग थे। अब देखिए, मुक्ति योद्धा की यदि हम बात करें तो वो एक अलग तरह का कोटा है। भारत में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसकी यदि हम बात करें तो भारत में जो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या अदर बैकवर्ड क्लास हो, उसने हिस्टोरिकल तरीके से काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, उसके साथ काफ़ी भेदभाव किया गया है, और आज भी भेदभाव निरंतर चल रहा है। बहुत सारे गांव में देखेंगे तो आज भी छुआछूत अपनी चरम सीमा पे चल रही है। और यदि आप इसका सबूत देखना चाहते हैं तो आइए हमारे बघेलखंड, बुंदेलखंड के क्षेत्र में आइए, तो आपको खूब छुआछूत देखने के लिए मिलेगा। अब पूरे बाकी क्षेत्र तो मैंने देखा, लेकिन बुंदेलखंड और बघेलखंड के बड़े क्षेत्रों में मैंने विजिट किया है, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे छुआछूत अपनी चरम सीमा पे चल रहा है। तो हमारे देश में जो मेजॉरिटी है, मतलब जो बहुसंख्यक है, उसको हक नहीं मिला है, चाहे वो किसी लेवल पे हो, चाहे वो साधन संसाधन में हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे किसी लेवल पे हो, उसको उसका हक नहीं दिया गया है। रिजर्वेशन के माध्यम से कुछ उसको हक मिला है। तो हमारे देश में बहुसंख्यक जो है वो तो आरक्षण के खिलाफ में आंदोलन करेगा नहीं। अब हमारे देश से बचता है अल्पसंख्यक, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है। देखो, हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है, अनरिजर्व कैटेगरी, उसकी आबादी बहुत कम है, और देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द साधन संसाधन में उसी का कब्जा है, और इवनली नौकरियों में भी उसका बहुत ज़्यादा कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी उसका बड़ा कब्जा है। इवनली यदि आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से सेक्रेटरीट में, तो वहाँ पर भी जनरल कैटेगरी के ही अधिकांश सेक्रेटरीट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखा जाए तो साधन संसाधन, नौकरी, हर जगह अनरिजर्व कैटेगरी का ही कब्जा है। तो हमारे देश में देखा जाए
तो जिसका जेब मालामाल है वो तो आंदोलन कर नहीं सकता। क्यों? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, उसने ज्यादा दबा के बैठा हुआ है, और जो मेजॉरिटी में है वो जरूर अपने हक के लिए आंदोलन कर सकता है। तो हमारे देश में आने वाले कल में जब भी आंदोलन होगा, वो आरक्षण खत्म करने के लिए आंदोलन नहीं होगा, बल्कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए आंदोलन किया जाएगा। आरक्षण को कम करने का यहां कोई मतलब नहीं बनता है, चूंकि हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन SC ST OBC कम्युनिटी हिस्टोरिकल तरीके से झेलते आए हैं। हजारों साल से इस समाज के साथ भेदभाव होता आया है। लेकिन यदि बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जो मुक्ति योद्धा हैं, उनकी फैमिलीज को जो आरक्षण मिल रहा है, मुक्ति योद्धा के साथ ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन होती नहीं है। मुक्ति योद्धा के साथ प्रेजेंट टाइम में भी देखा जाए तो उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं, बल्कि उनको एक प्रकार से एक अलग ही रिस्पेक्ट की निगाहों से देखा जाता है कि इन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसलिए देखा जाए तो वहां पर उनको कोई बड़ा डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता। इसलिए देखा जाए तो ये बड़ा डिफरेंस बांग्लादेश के आरक्षण और भारत के आरक्षण में है। अब भारत में देखा जाए तो EWS आरक्षण के खिलाफ में जरूर आंदोलन हो सकता है, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर EWS को 10% आरक्षण दिया जरूर गया है, लेकिन बेसिकली वहां पर पूरे जनरल कैटेगरी की आबादी ही 10% नहीं है। यदि आप उड़ीसा में जाएंगे तो उड़ीसा में जनरल कैटेगरी की आबादी ही 6% है, और वहां पर 6% आबादी को 10% आरक्षण दिया गया है, मतलब उसकी आबादी से लगभग डबल आरक्षण दिया गया है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसके खिलाफ में हमारे देश में आंदोलन जरूर हो सकता है, लेकिन जो कास्ट बेस्ड आरक्षण हमारे देश में है, मेजॉरिटी हमारे देश में उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो उसके खिलाफ में हमारे देश में आंदोलन की कोई संभावना नहीं है। और यदि आंदोलन होगा आने वाले कल में, तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए ही आंदोलन होगा। आरक्षण को कम करने का आंदोलन हमारे देश में होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि आप लोग भी अपनी राय जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।